आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेटल जॉइनिंग की बहुत सारी जो हम प्रोसेस यूज करते हैं उनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं बोल्टिंग, रिवेटिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग और सीमिंग के बारे में। इससे पहले एक मेटल जॉइनिंग प्रोसेस के बारे में हम इंट्रोडक्शन ले चुके हैं जो थी वेल्डिंग। ठीक है, वेल्डिंग के अलावा जो है हम लोग बोल्टिंग, रिवेटिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग और सीमिंग जो मेटल जॉइनिंग की प्रोसेस है उसका कहाँ पे यूज करते हैं, किस कंडीशंस में बोल्टिंग यूज होगी, कहाँ पे रिवेटिंग यूज होगी, ये सारी चीजें हम आज इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमारी जो मशीन्स होती है और उपकरण होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स से मिलके बने होते हैं। ठीक है, और इन पार्ट्स को हमें जोड़ना पड़ता है। तो ये जोड़ने वाली जो डिवाइसेस होती है, इन डिवाइसेस को हम कहते हैं फास्टनर्स। ठीक है, जो हमारी मशीन्स होती है वो मशीन्स छोटी और बड़े पार्ट्स से मिलके बनी होती है और इन पार्ट्स को हमें कई बार जोड़ना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले रहे हैं कि आपको एक पंखे की पंखुड़ी को आपको कनेक्ट करना है दूसरे अपने अपने मशीन के पार्ट से। ठीक है, तो उसके लिए आपको वहां पे जोड़ने के लिए कुछ फास्टनर का उपयोग करना पड़ेगा। तो ये फास्टनर्स, कुछ ऐसे फास्टनर्स हम यूज करते हैं जो कि इजीली रिमूव हो जाए और हमारे मेटल जॉइंट को इफेक्ट ना पड़े। लेकिन कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि फास्टनर्स खराब हो जाते हैं लेकिन हमारे मेटल जॉइनिंग जो पेरेंट मेटल होता है उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और कुछ कंडीशन में ऐसे होती है कि दोनों की दोनों ही चीजें खराब हो जाती है, मतलब हमारा फास्टनर भी खराब हो जाता है और साथ में हमारी जो मेटल पेरेंट मेटल होता है वो भी खराब हो जाता है। तो कौन सी कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पे हमें इन सब चीजों की जरूरत होती है, हम आगे देखते हैं। अब तो देखते हैं कि फास्टनिंग जो होती है, फास्टनिंग बेसिकली 3 तरीके से की जाती है। एक होता है टेम्पररी जॉइंट। ठीक है, टेम्पररी जॉइंट या फिर टेम्पररी फास्टनिंग जिसे कहते हैं अस्थायी जोड़। ठीक है, अस्थायी जोड़। दूसरा होता है अर्धस्थायी जोड़ और तीसरे होते हैं हमारे स्थायी जोड़। अब किन्हें कहते हैं हम टेम्पररी जॉइंट्स या फिर अस्थायी जोड़, कहाँ हमें जरूरत होती है? कुछ ऐसे मशीन के पार्ट्स होते हैं जहाँ जिसको हमें बार बार खोलने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उन स्थानों पे जहाँ पे हमें बार बार खोलने की जरूरत है, यदि हम सपोज हमारी जो वेल्डिंग प्रोसेस होती है, वेल्डिंग प्रोसेस हमारी है परमानेंट जॉइनिंग की प्रोसेस है ना, स्थायी जोड़ बनाने का एक प्रकार है। तो यदि हमने ऐसे स्थान जहाँ पे हमें बार बार खोलने की जरूरत पड़ रही है, जैसे कि हम एक पानी की मोटर का एग्जाम्पल लेते हैं, तो पानी की मोटर के बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हमें बार बार खोलना, मेंटेनेंस के लिए खोलना पड़ता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगी, हम वहाँ उसे एक नट बोल्ट से टाइट करेंगे। लेकिन यदि इन केस हमने उसे परमानेंटली क्लोज कर दिया वेल्डिंग जॉइंट से, तो क्या होगा कि हमें यदि मेंटेनेंस के लिए कभी खोलना हुआ तो हमें उस पूरे के पूरे असेंबली को तोड़ना पड़ेगा। तो ये तो हम नहीं कर सकते ना, हमें असेंबली को नहीं तोड़ना है, हमें हम जहाँ पे भी अपने जो असेंबली की जो मेन प्लेट्स है यानी कि पेरेंट मेटल है उसको हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है, बार बार हमें खोलना है, तो वहां पे हम यूज करेंगे टेम्पररी जॉइंट्स का। और टेम्पररी जॉइंट्स जो होते हैं वो बहुत तरीके से पूरे किए जाते हैं। तो उसमें फास्टनर्स हम यूज कर सकते हैं, नट या बोल्ट। ठीक है, कभी हम की यूज कर सकते हैं, कॉटर या पिन भी यूज कर सकते हैं, स्क्रूज यूज कर सकते हैं, साथ में हम यूज कर सकते हैं स्टड्स। ठीक है, तो टेम्पररी जॉइंट्स के लिए जितने फास्टनर्स यूज होते हैं उनमें से नट बोल्ट, की, कॉटर, स्क्रू और स्टड्स आते हैं हमारे। अब देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले बोल्ट एंड नट की। ठीक है, तो जब बोल्ट एंड नट की बात करते हैं तो ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज किया जाने वाला टेम्पररी जॉइंट है। ठीक है, टेम्पररी जॉइंट में जब हम कोई भी फास्टनर यूज करते हैं तो सबसे ज्यादा हम बात करते हैं बोल्ट एंड नट की। तो इसमें देख सकते हैं कि इसमें एक पार्ट होता है बोल्ट। तो बोल्ट वाला जो पार्ट होता है ये हमारे इस पूरे के पूरे पेरेंट मेटल को जोड़ने का काम करता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये एक स्ट्रिप है
मेटल की दूसरी स्ट्रिप है, इन दोनों को हमको पूरा का पूरा थ्रू आउट लेंथ जोड़ने का काम जो है वो बोल्ट के द्वारा किया हुआ है। और ये जो एक दूसरा आप यहाँ पे पार्ट देख रहे हैं, ये होते हैं नट। ठीक है, तो ये नट जो है ये बोल्ट असेंबली को टाइट करने हैं। इनको हमें जब टाइट करना होता है तब हम यूज करते हैं नट का। तो आप लोग क्लियर हो चुका होगा इसमें कि बोल्ट हमें किसको कहते हैं और नट किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हमने अभी बात की कि हमें हमें यदि बोल्ट और नट जो है टेम्पररी जॉइंट में सबसे ज्यादा यूज होने वाले फास्टनर्स होते हैं। अब क्या होता है कि इसमें हमें इसे मशीन के पार्ट्स में हमें इसे टाइट करने के लिए इसके ऊपर बहुत सारी थ्रेड्स बनी होती है। देखिए ये जैसे आपको यहाँ पे थ्रेड्स दिख रही हैं, तो यही थ्रेड्स जो होती है, ये वाली थ्रेड हमारे इस मशीन के पार्ट में भी होगी, इस पेरेंट मेटल में भी होगी, और जिससे जुड़ के ये जो मेटल फास्टनर है ये अच्छा सा जॉइंट हमें देता है। ठीक है, अच्छा सा जोड़ हमें देता है। लेकिन यदि ये थ्रेड्स अच्छी है तो हमें नए नट और बोल्ट से हम इसका फिर से हम एक असेंबली पूरी कर सकते हैं। लेकिन यदि थ्रेड्स डैमेज हो जाए, ठीक है, तो हमें कई बार क्या होता है, कंपोनेंट भी चेंज करना पड़ सकता है, या फिर रिपेयर हम नट बोल्ट को भी चेंज करके रिपेयर और रिप्लेसमेंट करके बोल्ट और नट का चेंज कर सकते हैं। अब जो बेसिक जो मेन पार्ट हम देख लेते हैं, एक नट और बोल्ट बोल्ट का एक बेसिकली देखते हैं, नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। तो बोल्ट 3 हिस्सों में स्पेशली बना हुआ होता है। ठीक है, जो ये मेन ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसे कहते हैं हम हेड। नेक्स्ट ये वाला हिस्सा कहलाता है बॉडी, और ये तीसरा हिस्सा जहाँ पे थ्रेड्स बनी हुई है ये भी बॉडी का ही हिस्सा है। और ये अलग से एक जो पार्ट होता है वो नट होता है। ठीक है, इसको और अच्छे से हम देख लें तो ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है हेड। ठीक है, फिर उसके बाद में ये वाली जो सरफेस होती है, बेयरिंग सरफेस होती है, यहाँ पे हम मशीन के पार्ट से टच करने के लिए इसे यूज करते हैं। फिर इसके बाद में ये वाला जो हिस्सा होता है ये कहलाता है सैंक। और लास्ट वाला जो हिस्सा है, मतलब कि जो बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा है, इसे हम कहते हैं पॉइंट। अब देखिए इसमें जो है जो सैंक होता है वो भी 2 हिस्सों में बटा हुआ होता है। तो इसमें जो ये पहला हिस्सा होता है, ये वाली जो हिस्सा होता है ये होती है ग्रिपिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। मतलब कि मशीन के पार्ट्स में जब हम इसे असेंबल करते हैं तो ये ग्रिप करने के लिए, यानी कि पकड़ने के लिए, मशीन के पार्ट्स को पकड़ने के लिए यूज होता है। और ये बाकी वाला जो ये हिस्सा दिख रहा है जिसमें आपको चूड़ियां बनी हुई दिख रही है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है थ्रेड लेंथ। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये थ्रेड लेंथ है, और ये दोनों का दोनों हिस्सा मिलके बनाता है किसी भी बोल्ट की लेंथ। इसी लेंथ को हम कई बार नॉमिनल लेंथ भी कहते हैं, या फिर कई बार इसे सिर्फ लेंथ या लंबाई के नाम से भी जाना जाता है। तो मेनली जो है हमारा बोल्ट जो है कितने हिस्सों में मिलके बना हुआ है, 3 हिस्सों में मिलके बना हुआ है। देख लीजिए फिर से एक बार, ये वाला हिस्सा कहलाता है हेड, दूसरा हिस्सा कहलाता है सैंक, और लास्ट वन है ये कहलाता है पॉइंट। तो और ये वाला जो टोटल जो लेंथ है, ग्रिप लेंथ और थ्रेड लेंथ मिला के बनाती है नॉमिनल लेंथ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि एप्लीकेशन के बेसिस पे बोल्ट्स को कितने हिस्सों में बांटा जाता है। तो अभी हम बोल्ट की इसलिए सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं क्योंकि जो टेम्पररी जॉइंट्स है उसमें सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले जो फास्टनर्स होते हैं वो बोल्ट और नट ही होते हैं। तो एप्लीकेशन के हिसाब से, मतलब कि उपयोग के आधार पे बोल्ट को 4 मुख्य भागों में बांटा जाता है। तो उसमें एक जो पहला भाग है वो है बोल्ट विथ क्लियरेंस होल, दूसरे होते हैं बॉडी फिट बोल्ट, तीसरा प्रकार होता है एंटी फटीग बोल्ट, और चौथे होते हैं स्टड बोल्ट। अब ये कौन कौन से टाइप के बोल्ट है और कहाँ पे इनका उपयोग किया जाता है इसके बारे में हम आगे देखते हैं। तो देखिए ये सबसे पहली प्रकार का बोल्ट है
बोल्ट विथ क्लियरेंस होल। क्लियरेंस होल का मतलब ये है कि जब हमको देखिए, जब हमें बोल्ट और नट का यूज करना है किसी भी असेंबली में, तो हमें इन बोल्ट्स को यूज करने से पहले यहाँ पे होल करना पड़ता है। जितना भी बड़ा हम नट बोल्ट यूज करने वाले हैं, उसके डायामीटर के हिसाब से हम उतना बड़ा होल यहाँ पे ले रहे हैं। देखिए, और डायामीटर की हम बात कर लें तो डायामीटर, कौन सा डायामीटर, ये जो हमारे बोल्ट का जो टोटल डायामीटर है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो इस डायामीटर के हिसाब से हमें पहले होल करना होगा किसी भी मशीन पार्ट में, तभी आप बोल्टिंग कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि एक होल बनाना पड़ता है जिसके ऊपर बोल्ट की असेंबली होती है। तो यदि हम किसी भी मशीन पार्ट में ये जो होल हमने बनाया है बोल्ट करने के लिए, वो थोड़ा बड़ा हो हमारे इस वाले बोल्ट की साइज से, मतलब बोल्ट के डायमीटर से थोड़ा सा बड़ा हो यदि ये होल, तो ये होल क्या होगा कि बोल्ट लगने के बाद में भी हमारी थोड़ी थोड़ी स्पेस, ये जैसे कि आपको दिख पा रहा होगा, ये सफेद वाला हिस्सा, ये वाला हिस्से में आपका थोड़ा सा बोल्ट का स्पेस बच गया है, मतलब ये वाला हिस्सा कहलाता है क्लियरेंस होल। ठीक है, तो जहां पे भी थोड़ा सा क्लियरेंस देके हमने होल बनाया, मतलब कि बोल्ट के व्यास से थोड़ा बड़ा हमने होल बनाया है, तो उस टाइप के बोल्ट्स को कहते हैं बोल्ट विथ क्लियरेंस होल। और इस टाइप के जो होल होते हैं वो ऐसी जगहों पे यूज किए जाते हैं जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि मिस अलाइनमेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। जैसे कि एक प्लेट हमारी थोड़ी कम मोटी थी, हाँ, एक प्लेट हमारी थोड़ी ज्यादा मोटी थी, और हमें ऐसा लग रहा है कि ये थोड़े से जो प्लेट्स है वो एकदम एक दूसरे के ऊपर एक्यूरेट नहीं जमी है, तो कि इस पे बोल्टिंग हो जाए जिससे हमारा जॉइंट बन जाए। तो इस कंडीशन में हम ऐसा करते हैं कि बोल्ट का साइज जो भी है, हमारा डायमीटर है, उससे थोड़ा सा बड़ा हम इसमें होल बना लेते हैं, जिसे क्लियरेंस होल कहते हैं। इसके कारण क्या होगा कि ये जो ना बोल्ट होंगे वो बहुत आसानी से हमारे इस होल में फिट हो जाएंगे, और फिर उसके बाद में हम आसानी से हमारी असेंबली पूरी कर पाएंगे, हमारा जो जोड़ है वो पूरा हो जाएगा। तो देखिए, लेकिन इस टाइप के बॉल्स हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। ये जो है नॉर्मल कंडीशन में, जहाँ पे हमें सिर्फ जोड़ने की जरूरत है, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा उस मशीन पार्ट का में मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ये कंडीशन तो ठीक है। लेकिन यदि मूवमेंट होता है तो यहाँ पर मूवमेंट के कारण क्या होगा कि ये बोल्ट असेंबली और इन प्लेट्स में भी कुछ क्या होगा, रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा। इसके कारण ये मशीन पार्ट्स बहुत जल्दी खराब होने लगेंगे। इसीलिए यदि बहुत ज्यादा कहीं पे मूवमेंट नहीं है, और जहाँ पे मिस अलाइनमेंट है मशीन के पार्ट्स में, वहां पे हम यूज कर सकते हैं बोल्ट विथ क्लियरेंस होल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बॉडी फिट बोल्ट की। तो बॉडी फिट बोल्ट, जैसी कंडीशन हमारी क्लियरेंस होल वाली कंडीशन थी, वहाँ उसको छोड़ के यदि हम बात करें कि हम बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा का वैसा उतना का उतना डायमीटर का होल बनाए जितना कि हमारा बोल्ट का डायमीटर है, तो ये जो ये वाला जो बोल्ट का प्रकार होगा, ये जो बोल्ट असेंबली का प्रकार है, वो कहलाएगा बॉडी फिट बोल्ट। ठीक है, और जो बॉडी फिट बोल्ट होते हैं ऐसी जगहों पे किए जाते हैं जहाँ पे दो वर्क पीसेस के बीच में हमें रिलेटिव मोमेंट्स को रोकना है, मतलब कि हमें इन मशीन पार्ट्स का में वियर और टीयर होने से बचाना है। ऐसी जगहों पे हम बॉडी फिट बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम बात करें कि हम चला रहे हैं कोई भी गाड़ी, ठीक है, तो गाड़ी के स्मोक बॉक्स एंड ऑल में बहुत सारी जगहों पे हम यूज करते हैं बोल्ट असेंबली का। ठीक है, तो स्मोक बॉक्स में आप जैसे भी गाड़ी चलाएंगे तो बहुत सारे गड्ढे आएंगे, और कई बार ब्रेक लगाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे रिलेटिव मूवमेंट हो रहा है पार्ट्स के बीच में। ठीक है, तो इस कंडीशन में यदि आप बोल्ट का साइज थोड़ा बड़ा, बोल्ट का साइज थोड़ा छोटा, और आपका जो होल है जिसपे आपको बोल्ट लगाना है वो थोड़ा सा
बड़ा होगा तो वहां पे मूवमेंट होगा, रिलेटिव मूवमेंट होगा, वियर एंड टियर होगा, वो पार्ट क्या होगा, खराब होने लगेगा। लेकिन ऐसी जगहों में जहाँ पे रिलेटिव मूवमेंट ज्यादा है और हमें बचाना है इसे, तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे बॉडी फिट बोल्ट। मतलब कि हम बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही डायमीटर का होल बनाएंगे जितना कि हमारा बोल्ट का डायमीटर है। ठीक है, यानी कि ये जो सैंक है, हमारा सैंक का डायामीटर और होल का डायामीटर है, वो बिल्कुल एक्यूरेट मशीन करके हमें बनाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड कंडीशन, एंटी फटीग बोल्ट में, जहाँ पे हमें फटीग बिल्कुल क्रिएट, जैसे आपका नाम से क्लियर कर पा रहे हैं कि जहाँ पे हम फटीग बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करने देना चाहते हैं, मतलब कि इस बोल्ट के ऊपर लोड नहीं आने देना चाहते हैं, वहां उस कंडीशन में हम यूज करते हैं एंटी फटीग बोल्ट, है ना। देखिए बहुत सारी कंडीशन में जो बोल्ट असेंबली होती है, उसके खत्म होने का, यानी कि उसके खराब होने का जो रीजन होता है, वो होता है बोल्ट और नट का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना और या फिर टूट जाना। तो उसका जो मेन रीजन क्या होता है, उसका मेन रीजन होता है कि हमारे बोल्ट के ऊपर बहुत ज्यादा यदि लोड आ जाए तो इस पे बहुत सारा फटीग जनरेट होगा, और इस फटीग जनरेट होने के कंडीशन में हमारे बोल हो जाएंगे या फिर टूट जाएंगे। तो इस कंडीशन से बचाने हैं, हम बचाना हो हमें, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं एंटी फटीग बोल्ट। तो एंटी फटीग बोल्ट में ये जो सैंक होता है, ये सैंक जो दो दो हिस्सों में मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, सैंक डायमीटर जो होती है, ये कांटेक्ट वाले होल में फ्यू प्लेस में जो होती है, वो कांटेक्ट पोजीशन में होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक के ये जो लेंथ है, इसमें हमारे मशीन पार्ट के साथ में हमारा सैंक कांटेक्ट में है। लेकिन ये वाला जो स्पेस है, यहाँ पे हमारा सैंक का डायमीटर थोड़ा सा कम होने के कारण इस पार्ट के कांटेक्ट में नहीं आता है। और फिर नेक्स्ट ये वाला जो हिस्सा है, फिर से हमारे मशीन पार्ट के कांटेक्ट में आ जाता है। इसके कारण क्या होगा कि पूरा का पूरा जो मशीन का लोड है, वो हमारे इस बोल्ट में नहीं आएगा। फटीग जनरेशन जो होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, रिलीव हो जाएगा। तो जहाँ पे भी हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा अल्टरनेटिव लोड आ रहा है, मतलब कि रुक रुक के बहुत ज्यादा लोड बोल्ट पे आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं एंटी फटीग बोल्ट। अब लास्ट टाइप का हम बोल्ट देख लेते हैं। ये भी एक बोल्ट का प्रकार है, ये होते हैं स्टड्स। ठीक है, तो ये स्टड और बोल्ट में आपको थोड़ा सा यदि आपने कभी देखा हो तो थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे हेड होता है, लेकिन स्टड में ऐसा कोई भी हेड नहीं दिख रहा है आपको। तो देखिए, स्टड्स की खासियत ही यही होती है कि स्टड में कोई भी हेड नहीं होता है, इसलिए कई बार ये कहा जाता है कि स्टड उस प्रकार के बोल्ट होते हैं जिनका कोई हेड नहीं होता है, जिनमें सिर नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हेड के स्थान पे ही इस स्थान पे भी इस वाले हिस्से में चूड़ियां बनी हुई होती है। बाकी तो ये सैंक वाला हिस्सा आपको दिख ही रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो ये वाले जो स्टड्स होते हैं, स्टड्स भी ऐसे स्थानों पे ज्यादा जो कि बहुत ज्यादा ओपन और क्लोज होने वाले होते हैं। ठीक है, लेकिन बोल्ट और नट वाली कंडीशन में क्या होता है कि उसमें सिर्फ एक ही साइड में चूड़ियां बनी होने के कारण रिलेटिव मूवमेंट नट और बोल्ट के बीच में बहुत ज्यादा होता है। लेकिन स्टड वाली कंडीशन में क्या होता है, स्टड वाली कंडीशन में देखिए आपको ये जो चूड़ियां होती है, ठीक है, थ्रेड्स होती है, ये इसके दोनों साइड में बनी होती है। तो मशीन पार्ट्स के बीच में जो रिलेटिव मूवमेंट है वो काफी कम हो जाता है, तो ये बहुत अच्छा जॉइंट बनाते हैं। इसलिए नॉर्मली हम स्टड्स का यूज करते हैं। बहुत सारी जगहों पे नट और बोल्ट के स्थान पे हम स्टड्स का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें दोनों साइड में चूड़ियां होने के कारण हमारे यहाँ पे रिलेटिव मोमेंट जो होता है वो कम हो जाता है। अब हम देख लेते हैं बहुत सारे प्रकार के जो बोल्ट्स होते हैं, जैसे कि ये वाला तो हमें क्या हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में हमने बात की कि एंटी फटीग बोल्ट होते हैं या फिर बॉडी फिट
होते हैं, स्टर्स होते हैं। अब और कुछ प्रकार के हम बोल्ट्स जो नॉर्मली एप्लीकेशन में लेते हैं, इसमें एक है कैरिएज बोल्ट, दूसरा प्रकार के होते हैं आई बोल्ट। ये जो आई बोल्ट होते हैं इन्हें कई बार फाउंडेशन बोल्ट भी कहते हैं, और भी जो है बहुत सारी बोल्ट्स को यूज करते हैं हम फाउंडेशन बनाने के लिए। ठीक है, यदि फाउंडेशन में हमें किसी मशीन पार्ट को स्टेबल करना है तो उस कंडीशन में हम इस टाइप के बोल्ट्स यूज करते हैं। सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज किया जाने वाला जो बोल्ट का प्रकार है वो हेक्स बोल्ट है। इसको हेक्सागोनल बोल्ट भी कहते हैं। अब इसका हेक्सागोनल बोल्ट का उपयोग करने का रीजन भी ये होता है कि ये जो चूड़ियां होती है इसमें ये होती है हेक्सागोन कंडीशन में बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये जो है ओपन और क्लोज करने की एक उसमें रिलेटिव मोमेंट में हमें बहुत सहायता देता है। ये बहुत आसानी से क्लोज और ओपन किए जा सकते हैं क्योंकि इसमें थ्रेड्स बनी हुई है हेक्सागोनल। नेक्स्ट एक प्रकार का बोल्ट होता है लेग बोल्ट, और ये ज्यादातर मशीनों में उपयोग किए जाने वाले जो बोल्ट होते हैं उन्हें मशीन बोल्ट कहते हैं। इन बोल्ट्स के बारे में हम बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोगों को इतना बहुत सारा जो चीजें हैं वो बिल्डिंग टॉपिक में नहीं है। बस आप लोग नॉलेज के लिए याद रखिए। और फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें फ्री हैंड स्केच में ये चीजें पूछी जाती है कि फाउंडेशन बोल्ट का हैंड स्केच बनाइए या फिर हेक्सागोनल बोल्ट का। तो उस बस पर्पस के लिए आपको ये पिक्चर्स याद होने चाहिए ताकि आप इनके फ्री हैंड स्केचेस बना पाए। अब देखते हैं कि हम बोल्स का जो डेजिग्नेशन होता है, बोल्स किस प्रकार से मार्केट में, यदि आप लोगों को मार्केट में बोल्ट खरीदना हो तो वो बोल्ट खरीदने के लिए भी आपको कुछ बोलना पड़ेगा ना कि हमें इस साइज का बोल्ट चाहिए या हमें इस प्रकार का बोल्ट चाहिए। तो इसके स्पेसिफिकेशन कैसे होते हैं, इसके डेजिग्नेशन कैसे दिए जाते हैं, इनका नाम कैसे दिया जाता है, उसके हिसाब से हम बात कर लेते हैं। तो हम जो बात करने वाले हैं डेजिग्नेशन बोल्ट्स की डेजिग्नेशन की, वो बात करने वाले हैं बीआईएस के हिसाब से। बीआईएस का फुल फॉर्म जैसे आप लोगों को पता ही हो, यदि नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ। बीआईएस का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो होता है ये हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीजों के स्टैंडर्डाइजेशन का काम करती है। ये स्टैंडर्डाइजेशन की एजेंसी है जिसका काम ही चीजों को मानक रूप में मानक है ताकि इनके आधार पे कंपनीज जो है वो कोई भी स्टैंडर्ड डिसाइड कर सके। अब बात करते हैं कि हमें स्टैंडर्ड डिसाइड करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो स्टैंडर्ड डिसाइड करने की जरूरत देखिए, फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें कि हमें कोई भी एक चीज बनानी थी, जैसे कि हमें बनानी जैसे कि हमें बनाना है एक खिड़की। ठीक है, तो एक खिड़की बनाने के जो स्टैंडर्ड जो हमारा साइज था उसके लिए हमें लग रहा था 4 किलो लोहा। ठीक है, 4 किलो लोहा का परचेस हमने किया भोपाल में, और 4 किलो लोहे का परचेस किया हमने दिल्ली में। तो इस जो लोहे का जो स्टैंडर्ड है कि 4 किलो मतलब कि एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि एक स्टैंडर्ड वेट है कि 4 किलो यदि दिल्ली में है तो वो जो लोहा है वो 4 किलो कहाँ पे होना चाहिए, भोपाल में भी होना चाहिए। तो ये जो स्टैंडर्ड डिसाइड है कि 4 kg इक्वल्स टू 4 kg इन एनी प्लेस, तो ये जो डिसाइड होती है वो किसी न किसी संस्था द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो हमारे भारत की जो संस्था है स्टैंडर्डाइजेशन की वो है बीआईएस, इसे कहते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डेजिग्नेशन ऑफ हेक्सागोनल बोल्ट की। तो आप लोगों को यदि आप हेक्सागोनल बोल्ट का को लेने के लिए जाएंगे तो वो इस तरीके से कुछ नाम से मिलेंगे। M1060 4.8 IS 1363 पार्ट का है। ठीक है, तो इसमें अब देखिए जो ये M10 है, ये M10 का मतलब है कि ये जो आउटर डायामीटर है, ये जो हमारी ये जो शंख की डायामीटर है, ठीक है, वो कितनी है, M10 है। ठीक है, M10 का मतलब कि 10 ये जो शंख की डायमीटर है वो 10 मिलीमीटर है, 10 mm है। ठीक है,
फिर उसके बाद में ये जो लेंथ है, जो मैंने बताया था आपको, ये इसे कहते हैं, यदि टोटल यदि हम लेंथ की बात करें तो इसे हम कहते हैं नॉमिनल लेंथ। तो ये इस वाले जो बोल्ट है उसकी नॉमिनल लेंथ है 60 mm, ठीक है। 60 mm है इसकी नॉमिनल लेंथ। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड एक डिसाइड कर रहा है, दिखा रहा है 4.8। तो 4.8 जो है वो उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज दिखाएगा। मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टी मतलब कि ये जिस धातु से बना है उसकी जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बताई गई, उसका यांत्रिक गुण बताएंगे। तो यांत्रिक गुण में देखिए 4.8 में ये कह रहा है कि ये जो स्टील से बना हुआ है, ठीक है, ये बता रहा है कि ये स्टील का बना हुआ है और स्टील में भी इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो है 40 kgf पर mm²। और ये देखिए 4 का मतलब यहाँ पे ये था कि ये जो मेटल का बना हुआ है, मतलब जिस भी धातु का ये बना हुआ है उसकी जो मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ है, मतलब इसमें इसके को खींचे जाने की जो क्षमता है वो होनी चाहिए 40 kgf पर mm²। और यील्ड स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ के बीच में जो रेशियो है वो है 0.8, ठीक है। अब ये जो क्या होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्या होती है यील्ड स्ट्रेंथ और क्या होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसके बारे में हम अभी यहाँ पे बात नहीं कर सकते हैं। ये ऑलरेडी वर्कशॉप कैलकुलेशन में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। बस हम डेजिग्नेशन की बात कर रहे थे। तो इसमें सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि इसका डायमीटर कितना होगा, इसका लेंथ कितना होगा। फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसमें हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ का रेशियो भी मिल जाता है। साथ में ये जो 1363 है एक स्टैंडर्ड जो हमने डिसाइड करके रखा है, 1363 वाली उसमें हमें मिल जाएगा। 1363 वाले जो इनकी जो पार्ट की जो लिस्ट है उसमें हमें ये इसके बारे में और अधिक जानकारी मिल सकती है। अब इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि ये जो बोल्ट होते हैं हमारे वो 3 ग्रेड में बनाए जाते हैं, ए, बी और सी ग्रेड में, ठीक है। मतलब कि जो ए टाइप की क्वालिटी होगी वो बहुत अच्छा प्रिसीजन देगा। मतलब कि देखिए प्रिसीजन का मतलब है कि ये थ्रेड्स की क्वालिटी की बात है कि हमें बहुत अच्छा यदि जोड़ चाहिए तो हमें प्रिसीजन उतना ही अच्छी चाहिए होगी, एक्यूरेसी उतनी अच्छी चाहिए। तो ए मतलब बहुत अच्छी एक्यूरेसी, बी यानी थोड़ी कम और सी यानी और भी थोड़ी कम। तो डेजिग्नेशन से आप यहाँ पे क्लियर कर पा रहे होंगे कि हम जब भी बोल्ट के लेने की बात करेंगे तो हमें आउटर डायामीटर यहाँ से पता चल जाएगा, हमें नॉमिनल लेंथ पता चल जाएगी, साथ में ही थोड़ी सी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पता चल जाएगा। अब अभी तक के हमने जो बात की वो थी हमारे टेम्पररी जॉइंट्स की, यानी कि अस्थाई जोड़ की बात कर रहे थे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं अर्धस्थाई जोड़ों की बात हम करने वाले हैं। तो कुछ पार्ट्स कुछ मशीन के पार्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे क्या होता है कि हमें मशीन के पार्ट्स जो होते हैं, मतलब पेरेंट मेटल जो होते हैं वो बहुत अच्छे कंडीशन में चाहिए होता है। यदि हमारा फास्टनर खराब भी हो जाए तो हमें फास्टनर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि हम चाहते हैं कि ये हमारा मशीन के पार्ट सुरक्षित रहे तो हम उस कंडीशन में सेमी परमानेंट जॉइंट यूज करते हैं। तो बेसिकली हम 3 टाइप के जो है सेमी परमानेंट जॉइंट्स यूज करते हैं, रिवेटेड जॉइंट, फोल्डेड जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, ठीक है। इसके अलावा ब्रेस्ड जॉइंट जो होते हैं वो भी हम सेमी परमानेंट जॉइंट्स के अंतर्गत देखेंगे। अभी हम बात करते हैं कि रिवेटेड जॉइंट्स हम कहाँ यूज करते हैं। तो यदि हमें शीट मेटल्स को परमानेंटली जोड़ना है ना, तो वहां पे हम यूज करते हैं रिवेट्स का। सीट मतलब कि यदि हम एमएस की सीट देखें या कॉपर सीट्स या कुछ भी ऐसा सीट्स को हमें परमानेंटली जोड़ना है, वहां पे हम यूज करते हैं रिवेट्स का। तो देखिए कई बार रिवेटिंग का उपयोग जो है वेल्डिंग जॉइंट के अगेंस्ट में किया जाता है। तो उसके कुछ कारण होते हैं। कई जगह ऐसा होता है कि हमारा
वेल्डिंग करने के बाद में मेटल में डिस्टॉर्शन बहुत आ जाता है, मतलब विकृति बहुत आ जाती है, और विकृति हम हटा नहीं पाते हैं मेटल से। तो उस कंडीशन में जहाँ पे मेटल की डिस्टॉर्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, वहां पे हम वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं। यदि जैसे सपोज हम पतले जॉइंट्स को जोड़ना चाह रहे हैं मजबूती से, वहां पे हम वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, उस कंडीशन में हमको यूज करने पड़ेंगे रिवेटेड जॉइंट, ठीक है। तो रिवेट्स कहाँ पे हम यूज करेंगे, जहाँ पे हमें ब्रेजिंग पॉसिबल नहीं है, सुटेबल नहीं है, साथ में ही वेल्डिंग की जो ऊष्मा है उसके कारण हमारे धातु में बहुत सारे चेंजेस यदि हो जाए, तो उस कंडीशन में भी हम वेल्डिंग उपयोग ना करके रिवेट्स यूज करते हैं, ठीक है। और साथ में हम यूज करते हैं जहाँ पे भी वेल्डिंग के कारण डिस्टॉर्शन बहुत अधिक हो रहा हो, तो वहां पे हम रिवेटेड जॉइंट्स यूज करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि रिवेट्स के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो रिवेट के पार्ट भी बिल्कुल आपने यदि ध्यान से देखा हो तो बिल्कुल बोल्ट के पार्ट के जैसे ही है। इसमें देखिए ये वाला हिस्सा कहलाता है हेड, दूसरा वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है सैंक। बस वहां पे हमें था लास्ट वाला जो हिस्सा था वो कहलाता था पॉइंट। यहाँ पे एक टेल बनी हुई होती है जिसको हिंदी में बोलते हैं पूंछ, लेकिन इंग्लिश में इसे टेल कहा जाता है। अब आप नहीं, यदि कहीं आपको ऐसा याद ना आ रहा हो कि रिवेट्स होते क्या है एक्चुअली, तो यदि आप ने कहीं रेलवे पुल्स देखे हों तो इस टाइप के आपको मतलब कुछ फास्टनिंग देखने मिलती है। तो ये जो फास्टनिंग यूज आपको देखने में मिल रही है ये सारे रिवेट्स हैं, ठीक है। और रिवेट के जो पार्ट्स हैं हमने देख लिया, हेड होता है, सैंक होता है और टेल होता है, ठीक है। तो हमें रिवेट का एक्चुअली में यूज कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं। तो जिस भी प्लेट असेंबली में या किसी भी सीट असेंबली में हमको यदि रिवेट का यूज करना है तो हम इसके जो सैंक का जो डायामीटर है उसके बराबर का हम होल बना लेते हैं, ठीक है। और इस होल के होल जितना बड़ा है तो उसमें फिर हम क्या करेंगे, हेड के थ्रू सैंक को हम उस होल में डाल देते हैं। और इस वाले जो टेल वाले हिस्से को हम हैमर का उपयोग करके, बॉल पिन हैमर का उपयोग करके इसको हम फैला देते हैं, ठीक है। तो ये जो फैलाने से क्या होता है कि ये जो रिवेट्स होते हैं ये ओपन नहीं होंगे, चाहे आप रिलेटिव मोमेंट्स की बात करो, क्योंकि देखिए रेलवे पुलों में बहुत रिलेटिव मोमेंट होगा, बहुत वाइब्रेशन भी होंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे क्या है कि आपने इस टेल को फैला दिया है तो ये सैंक मतलब ये जो रिवेट है वो अपने स्थान पे बिल्कुल स्थिर हो चुके हैं और इन्होंने बहुत अच्छा जॉइंट बना लिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि कितने प्रकार के हम रिवेट देखते हैं। तो हेड के हिसाब से ये जो आपको हेड है इसका जो साइज मतलब इसका जो आकार है उसके हिसाब से रिवेट्स बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो इसमें सबसे जो कॉमनली यूज होता है वो है स्नैप हेड रिवेट। तो ये जो है स्पेशली आप देख लीजिए कि ये जो डाटा है वो एज इट इज हमें यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एज इट इज यूज करने का रीजन है कि ये इसी प्रकार से बने होते हैं कि जो सैंक का डायमीटर है उससे 1.6 गुना ज्यादा ही हमारे हेड का डायमीटर होगा और इसकी जो चौड़ाई होगी वो होगी 0.7 डी के बराबर में। और ये जो हेड से जो बाकी का जो हिस्सा होता है वो पूरी इसकी थ्रू आउट लेंथ होती है, ठीक है। तो सैंक और सैंक के नीचे लेंथ। तो ये सारा डाटा के साथ में मैंने ये जो रिवेट्स है उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने का रीजन यही है कि हमें फ्री हैंड स्केचेस में बहुत बार हेड्स रिवेट्स बनाने के लिए आता है। तो आप इसे एज इट इज फ्री हैंड स्केच में बनाएं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी हमने देखा है स्नैप हेड रिवेट होता है, दूसरा एक होता है पैन हेड रिवेट। देखिए इसमें जो हेड है इसका साइज कुछ इस तरीके से है। तो इस प्रकार के रिवेट को हम बोलते हैं पैन हेड रिवेट। फिर पैन हेड रिवेट में यदि हमने टेपरिंग की हुई है, मतलब कि ये देखिए इस तरीके से तिकोना किया हुआ है, टेपर बनाया हुआ है, या फिर यहाँ पे हमने बना के रखी है 15 डिग्री की टेपरिंग, तो पैन हेड विथ टेपर्ड नेक हो जाता है। ये नेक है जो उसको 15 डिग्री पे हमने टेपर किया हुआ है,
ये वाले जो नेक है ना, उसको हमने 15 डिग्री पे टेपर किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल सीधी है हमारी नेक, तो इसीलिए हम इसे पैन हेड कह रहे हैं। और यहाँ पे पैन हेड विथ टेपर्ड नेक है ये। उसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पे हेड तो राउंड है, लेकिन काउंटर सैंक हेड है 60 डिग्री, ठीक है। तो काउंटर सैंक हेड है, मतलब कि ये देखिए, ये जो हमारा सैंक और हेड के बीच में जो एंगल है वो बन रहा है 60 डिग्री का। इसके बाद में ये जो हेड है ये है फ्लैट हेड, ठीक है। इसमें जो इसकी हेड होगी वो बिल्कुल चपटी होगी, सपाट होगी, तो इसे कहते हैं हम प्लेट काउंटर संक हेड। तो इसमें भी हमारा काउंटर संक जो है एंगल जो है वो 60 डिग्री का बन रहा है। और एक लास्ट प्रकार है हमारा फ्लैट हेड। तो ये सारे टाइप के जो रिवेट्स है वो अकॉर्डिंग टू हेड है, मतलब कि इसके जो हेड है उसके आकार के हिसाब से हम बहुत हिस्सों में रिवेट्स को बांटते हैं, स्नैप हेड, पैन हेड विथ टैपर्ड नेक, और ऐसे ही अलग अलग प्रकार के। साथ में आप लोगों ने बहुत सारे दूसरे प्रकार के भी रिवेट्स का नाम सुना हो, जैसे मशरूम हेड, स्नैप हेड और भी प्रकार के। तो इस टाइप के रिवेट्स का भी हम उपयोग करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि रिवेटेड जॉइंट किस प्रकार के बनाए जाते हैं। तो रिवेटेड जॉइंट होता है वो दो हिस्सों में, दो प्रकार के जॉइंट से मिलके बने होते हैं। दो प्रकार के जॉइंट में स्पेशली बनाए जाते हैं, एक होता है लैप जॉइंट और दूसरा होता है बट जॉइंट। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछली क्लासेस में देखा होगा कि लैप जॉइंट किसे कहते हैं, हम जब हम दो प्लेट्स को एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ऐसे रखते हैं, जैसे एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, तो ये एक दूसरे को के ऊपर बिल्कुल रखी जाती है। तो इस टाइप प्रकार का जो जोड़ होता है उसे हम कहते हैं लैप जॉइंट। लेकिन यदि हमने दोनों दो प्लेट को बिल्कुल आमने सामने रखा हुआ है, समांतर कंडीशन में रखा हुआ है कि वो 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो ये वाला जो जॉइंट होता है वो होता है बट जॉइंट। तो जो रिविटेड जॉइंट होते हैं वो इन्हीं दो प्रकार के जॉइंट्स में बनाए जाते हैं, लैप जॉइंट और बट जॉइंट में। तो लैप जॉइंट के प्रकार देख लेते हैं हम। सिंगल रिविटेड लैप जॉइंट होता है, जिसमें कि आप जो रिविट है उसका सिर्फ एक ही लाइन यहाँ पे लगाते हैं, सिंगल लाइन में रिवेट्स लगे हुए होते हैं, तो इसे कहते हैं सिंगल रिविटेड लैप जॉइंट। लेकिन ये कई बार ऐसा होता है कि हमारा सीट मेटल यदि मोमेंट ज्यादा हो या फिर हमें और भी मजबूत जोड़ चाहिए, तो हम जो रिवेट्स है उसकी दो लाइन लगाते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डबल रिविटेड लैप जॉइंट, या फिर इसी को कई बार कहते हैं चैन रिविटेड लैप जॉइंट, ठीक है। इसको डबल रिविटेड लैप जॉइंट भी कहते हैं, कई बार इसे चैन रिविटेड लैप जॉइंट भी कहते हैं। अब ये जो तीसरा आखिरी प्रकार का जो लैप जॉइंट है, ये बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। ये होता है जिगजैग टाइप का, मतलब कि इसमें दो रिवेट्स के बीच में दूसरी लाइन में एक रिवेट्स लगाया जाता है, रिवेट लगाया जाता है। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि ये दो रिवेट्स के बीच में, इन दो रिवेट्स के बीच में एक और नया रिवेट लगाया हुआ है। तो इस प्रकार का ये जो देखिए ये जिगजैग प्रकार का एक स्ट्रक्चर हमारा बन जाता है। तो ये है जिगजैग डबल रिवेटेड लैप जॉइंट या फिर जिगजैग रिवेटेड लैप जॉइंट। अब बट जॉइंट के दो प्रकार होते हैं। देखिए आपने बट जॉइंट, देखिए बट जॉइंट यानी कि यहाँ पे हमें दो मेटल प्लेट्स को जोड़ना है, ये वाली और ये वाली। इसके ऊपर हमने एक अलग से स्ट्रिप लगाई है ताकि हम इसे बहुत अच्छे से जोड़ पाए, और हमने इसके ऊपर यदि रिवेट लगा दिया तो इसे कहते हैं हम सिंगल स्टेप बट जॉइंट। लेकिन यदि हमको और अच्छी स्टेबिलिटी चाहिए तो हम दोनों साइड में बट जॉइंट के दोनों की प्लेट्स के दोनों साइड में दो पत्तियां लगा देंगे, तो इसे हम कहते हैं डबल स्ट्रेप बट जॉइंट। अब रिवेट के इंटरफेरेंस की बात कर लेते हैं। तो रिवेट का इंटरफेरेंस एक्चुअली में होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें रिवेट को क्या करना होता है कि हम रिवेट को, ये वाला हिस्सा है इसका हेड, इसका हिस्सा है दूसरा हिस्सा है ये कौन सा, सैंक, तीसरा हिस्सा होगा टेल, ठीक है। तो इस जब हमको असेंबली करनी होती है रिवेट के साथ में, तो हम इस टेल वाले हिस्से को फैला देते हैं, ठीक है। तो ये जो फैलाने का क्रम है, तो इसे हम कहते हैं
इंटरफेरेंस, ठीक है। तो द लेंथ रिक्वायर्ड टू फॉर्म द हेड ऑफ रिवेटिंग इज कॉल्ड रिवेट इंटरफेरेंस। तो ये जो हेड है वो किस हिसाब का बनेगा, उसके लिए कितनी लेंथ की हमें जरूरत है। जैसे कि हमारा मेटल ज्वाइनिंग तो यहीं पे खत्म हो जाती है, तो उसके लिए हमें अलग से कितनी लेंथ की जरूरत होगी इस प्रकार का हेड बनाने के लिए। तो ये वाला जो लेंथ होती है उसे हम कहते हैं रिवेट इंटरफेरेंस, ठीक है। तो रिवेट इंटरफेरेंस निकालने का जो सूत्र होता है वो इस प्रकार से होता है। देखिए, ये रिवेट इंटरफेरेंस को हमने नाम दिया है एक्स। तो एक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, डी डायामीटर, मतलब कि ये जो सैंक का व्यास है उसके ऊपर। और ये सैंक से कितना गुना हो सकता है, 1.3 से 1.6 गुना हो सकता है, ठीक है। और ये जितनी भी बात हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं मिलीमीटर में। अब हम बात कर रहे हैं कि यदि हमें लेंथ निकालना हो कि हमें ये टोटल जो रिवेट है उसकी कितनी लेंथ की जरूरत है, हमें इस टोटल रिवेट की लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो वो होगी, डिपेंड करेगी टी प्लस डी 1.3 से 1.6। मतलब कि ये जो टोटल L है वो हम कैसे निकाल पा रहे हैं। देखिए, X हमने ऑलरेडी निकालना सीखा था, X था D इंटू D 1.3 से 1.6 तक के। अब इसमें यदि हम इन प्लेट की थिकनेस को जोड़ दे, इस प्लेट की मोटाई को जोड़ दे, तो हमारी ये टोटल जो सैंक है उसकी लंबाई निकल के आ जा रही है, ठीक है। उसके अलावा यदि हमें किसी कंडीशन में देखिए, ये तो हमने बना रहे थे कौन सा प्रकार का, राउंड प्रकार का, मतलब कि गोल आकार का यदि हम इंटरफेरेंस बना रहे थे तब के लिए ये सूत्र था। लेकिन यदि हम फ्लैट प्रकार का, मतलब कि बिल्कुल ऐसा सपाट इंटरफेरेंस बनाना चाहते हैं, तो इसमें जो सूत्र होगा वो लेंथ के लिए वो हो जाएगा T प्लस डी 0.8 से 1.2 के बीच में। मतलब कि हमें फ्लैट वाला इंटरफेरेंस बनाने के लिए इस गोलाकार इंटरफेरेंस से थोड़ी सी कम लंबाई की जरूरत पड़ रही है। अब नेक्स्ट प्रकार का हम एक जॉइंट देखिए, हमने यहाँ पे अर्धस्थायी जोड़ों का एक प्रकार पढ़ लिया है, रिवेट इंटरफेरेंस रिवेट जॉइंट पढ़ लिया है। इससे पहले हमने पढ़े हैं बोल्टेड जॉइंट्स। अब जो है एक फोल्डेड जॉइंट हम पढ़ लेते हैं। ये एक टेम्पररी जॉइंट का एक प्रकार होता है, ठीक है। इसके अलावा अर्धस्थायी जोड़ के दो प्रकार हम अब आगे पढ़ने वाले हैं, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग। तो क्योंकि सोल्डरिंग और ब्रेजिंग जो है ये बहुत बड़े टॉपिक्स है, तो उन्हें कल और परसों हम पढ़ने वाले हैं। अभी हम देख लेते हैं फोल्डेड जॉइंट्स के बारे में। तो फोल्डेड जॉइंट्स क्या होते हैं, देखिए आपने कभी यदि देखा हो आपने कभी जैसे जूस पिया हो मार्केट में, तो वो मार्केट में जो जूस वगैरह होते हैं वो हमें मिलते हैं कैंस में, ठीक है। टीन के या एल्यूमिनियम की कैन में मिलते हैं। या फिर आपने कभी रसगुल्ला मार्केट से लेके आया हो, तो वो भी ऐसे जॉइंट से मिलके बना होता है, कौन से, फोल्डेड जॉइंट से, ठीक है। तो इस फोल्डेड जॉइंट में एक्चुअली में क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि दो मेटल प्लेट्स को पकड़ के इन्हें हम फोल्ड कर देते हैं और इससे जॉइंट बन जाता है। तो इस टाइप के जॉइंट्स का हम अधिकतर उपयोग कहाँ करते हैं, जहाँ पे भी फूड प्रोसेसिंग होती है वहां पे उपयोग करते हैं, या फिर कनस्तर बनाने वाली जो कंपनियां होती है वहां पे, अलमारी बनाने वाली कंपनियां होती है वो यूज करती है फोल्डेड जॉइंट्स। अब फोल्डेड जॉइंट यूज करने का हमारा रीजन क्या है, देखिए अभी तक के जितने भी जॉइंट्स, जैसे नट बोल्ट तो आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो वाटर प्रूफ नहीं होते हैं। साथ में यदि आप सीमिंग और सोल्डरिंग और ब्रेजिंग यदि यूज करते हैं तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स का उपयोग होता है, और इन केमिकल्स का उपयोग आप खाने पीने वाली चीजों में नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन सब कंडीशंस के बचने के लिए हम यूज करते हैं फोल्डेड जॉइंट्स, ठीक है। तो फोल्डेड जॉइंट जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हेमिंग, यदि आप सिंगल सिर्फ एक पीस को पकड़ के, आप एक मेटल के पीस को पकड़ के आप फोल्ड कर रहे हैं, तो ये वाली प्रोसेस कहलाती है हेमिंग। और यदि आप दो प्लेट्स को कॉमन यूज करके फोल्ड कर रहे हैं, तो इस प्रकार के जो जॉइंट बनते हैं वो बनाते हैं हमारे सिम जॉइंट। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये है हमारी एक मेटल प्लेट, इसको हमने इस तरीके से मोड़ा
और दूसरी मेटल प्लेट को हमने इस प्रकार से जोड़ के इन दोनों को आपस में एक जोड़ बना दिया है, ठीक है। वैसे ही दूसरे प्रकार दूसरे साइड में भी हमने किया कि ये है ये हमारी पहली वाली सेकंड वाली मेटल प्लेट और ये दूसरी हमारी मेटल प्लेट, इसको हमने जोड़ के यहाँ पे जो है प्रेस कर दिया। अब इनको है मशीन के द्वारा इन जॉइंट्स को दबा दिया जाएगा, तो ये एक परमानेंट जॉइंट की तरह व्यवहार करने लगेंगे। यहाँ पे हमारा जो पर्पस है फास्टनिंग का या असेंबली का वो पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो जॉइंट्स होते हैं वो कहलाते हैं सिम जॉइंट्स, जहाँ पे हम मेटल प्लेट्स में सिर्फ मेटल प्लेट्स को मोड़ के जॉइंट बना रहे हैं, ठीक है। तो जो सिम जॉइंट होते हैं वो भी बहुत प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला जो प्रकार होता है वो होता है लैप सिम, दूसरा प्रकार होता है काउंटर संक लैप सिम, तीसरा प्रकार होता है आउटसाइड लैप सिम। मतलब लैप सिम में देखिए ये दोनों प्लेट आप एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है और फिर इसके बाद में इनको मोड़ के नॉर्मली हम लैप सिम बना लेंगे, सिम जॉइंट बना लेंगे। आउटसाइड लैप सिम में हम एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट जो है बाहर से लगाएंगे, तो इसे कहते हैं आउटसाइड लैप सिम। फिर एक स्टैंडर्ड सिम होती है, नेक्स्ट फ्लैट लॉक सिम होता है, फिर ग्रूव बना के मतलब कि छोटे छोटे ग्रूव बना के यदि हम लॉक करते हुए सिम बनाए तो इसे कहते हैं ग्रूव फ्लैट लॉक सिम। फिर एक प्रकार होता है लैप बॉटम सिम, इंसर्ट बॉटम सिम और सिंगल बॉटम सिम। ये सारे जो है सिम जॉइंट के प्रकार है। अब देखिए सिम हम देख रहे थे कि हम कह रहे हैं कि सिम जॉइंट जो है उसमें मेटल प्लेट्स को फोल्ड करके प्रेशर देके हम जॉइंट बना देते हैं। तो इस प्रेशर देने के लिए जो हम यूज करते हैं वो मशीन होती है, उस मशीन का नाम ये होता है सिम क्लोजिंग मशीन। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो मशीन है ये कहलाती है सिम क्लोजिंग मशीन। मतलब कि आपने दो प्लेट्स को मोड़ तो लिया है, ठीक है। आप मोड़ने के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, आप हो सकता है कि हैमर का यूज करें या फिर आप नॉर्मली किसी और भी चीज का उपयोग करके हमने मोड़ तो लिया है, लेकिन उसके बाद में हमें उस जो सिम है उसको लॉक करना पड़ेगा, प्रेशर देना पड़ेगा। तो उस प्रेशर देने के लिए जो हम मशीन यूज कर रहे हैं उसको हम कह रहे हैं सिम क्लोजिंग मशीन, या फिर इसको सीमिंग मशीन भी सिंपल लैंग्वेज में सीमिंग मशीन भी कहते हैं। तो सीमिंग मशीन के पार्ट देख लीजिए। ये वाला हिस्सा कहलाता है आर्म, दूसरा ये वाला हिस्सा है कैरियज, ठीक है। इसका रिलेटिव मूवमेंट होता है, ये इस तरीके से इस डायरेक्शन में हिलती डुलती रहती है। ये है क्रैंक, दूसरा ये उसके बाद में ये क्रैंक को चलाने के लिए क्रैंक का हैंडल है, ठीक है। इसको हम घुमाने से ये हैंडल चला सकते हैं। ये वाला हिस्सा कहलाता है बॉडी। नेक्स्ट जो ये है ग्रूविंग रोल है, नेक्स्ट ये हॉर्न है, और ये लास्ट जो हिस्सा कहलाता है लैच। तो ये जो लॉक करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अदा करते हैं ये है ग्रूविंग रोल और हॉर्न। लैच जो है वो होल्डिंग डिवाइस है, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो देखिए हॉर्न क्या होता है, ये जो हॉर्न्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि हॉर्न जो होते हैं इनमें ग्रूव कटे हुए होते हैं। देखिए जैसे एक गोलाकार पीस है टोटल, उसमें ऐसे ग्रूव्स कटे हुए हैं। ये टोटल लेंथ में जो है ये ग्रूव कटे हुए होते हैं। ये सिम जो है ये आउटसाइड सिम बनाने के लिए ग्रूव है, और ये वाला जो एक प्रकार है ये इनसाइड ग्रूव इनसाइड सिम बनाने के लिए, मतलब कि सिम के अंदर ग्रूव बनाने के लिए ये जो हिस्सा है मशीन का वो है। और यदि हमें सिम के बाहर ग्रूव बनाने हैं तो हम ये इस प्रकार के हॉर्न का उपयोग करते हैं। फिर प्रेशर रोलर होगा। देखिए आपको मशीन को सिम है उसको आपको दबाना है, मतलब कि लॉक करना है, तो उसके लिए हमें रोलर्स की जरूरत होगी। तो वो रोलर्स भी दो प्रकार के होंगे, एक प्रकार का होता है ग्रूव रोलर, दूसरे प्रकार के होते हैं फ्लैट रोलर, ठीक है। तो ये जो रोलर्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के लिए, जैसे आपको कहीं पे भी ग्रूव सिम की जरूरत हो तो आप ग्रूव रोलर का उपयोग करेंगे, लेकिन हमें कंडीशन नहीं है, हमें चाहिए हम बिल्कुल सीधा सिम जॉइंट बनाए, मतलब बिल्कुल फ्लैट सिम जॉइंट बनाए, तो हम वहाँ पे यूज करेंगे फ्लैट रोलर्स की, ठीक है। तो और ग्रूव रोलर्स जो होते हैं वो अलग अलग डायमीटर के हिसाब से आते हैं, मतलब कि ये जो चौड़ाई है इनकी मतलब कि टोटल
डायामीटर है वो अलग अलग होती है। तो वो डायामीटर 3, 4, 5, 6 इन सब की चौड़ाई में मिलते हैं हमें। ठीक है। अब हम बात करते हैं लैच। जो लैच होता है, मैंने बताया था आपको कि ये होल्डिंग डिवाइस होती है। ये प्रेशर रोलर जब सिम लॉक होते हैं तो इस टाइम पे सिम जॉइंट है उसको पकड़ने के लिए हम लैच का उपयोग कर रहे हैं। तो देखिए यदि हम नॉर्मली थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बारे में देख लें तो यहाँ पे लगे होते हैं रोलर्स। ठीक है। और हम जो है हॉर्न जो होते हैं वो अलग अलग ग्रूव साइज के और फ्लैट साइज के अलग अलग होते हैं। इसके बीच में यहाँ पे और इन दोनों के बीच में जो है हमारा सिम जॉइंट घूमता है और इनके प्रेशर लॉक के कारण क्या होगा, हमारा सिम जॉइंट लॉक हो जाएगा। तो इसलिए इसे हम कहते हैं सिम क्लोजिंग जॉइंट या फिर लॉकिंग मशीन। आज का ये जो नॉर्म हमारा जो टॉपिक था वो यहीं पे खत्म होता है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सी जो है वो फास्टनिंग का प्रकार नहीं है। इनमें से कौन सा जो है वो धातु को जोड़ने का प्रकार नहीं है। ठीक है। तो टेम्पररी जॉइंट, एब्स्ट्रैक्ट जॉइंट, सेमी परमानेंट ज्वाइंट और परमानेंट ज्वाइंट। तो अस्थायी जोड़, अर्धस्थायी जोड़ और स्थायी जोड़, तो ये सभी तो हमारे मेटल के जोड़ने के प्रकार है। लेकिन हमने एब्स्ट्रैक्ट ज्वाइंट का अभी तक के नाम नहीं पढ़ा है। तो इनमें से कौन सा जो धातु को जोड़ने का एक प्रकार नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट ज्वाइंट। ठीक है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत कॉमनली एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा जो बोल्ट जिसका सर नहीं होता है, हेडलेस बोल्ट जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। क्या उन्हें हेक्सागोनल बोल्ट कहते हैं या फिर सिमलेस बोल्ट कहते हैं, रिवेट कहते हैं या फिर स्टड कहते हैं। तो जैसे हम स्टड पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे मैंने बताया था कि हम जो हेडलेस बोल्ट होते हैं उसे हम कहते हैं स्टड्स। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बोल्ट और स्क्रू जॉइंट्स जो होते हैं वो किस प्रकार के जोड़ का हिस्सा है। तो बोल्ट और स्क्रू का मैंने जैसे हम पढ़ रहे थे तभी हमने बताया था कि टेम्पररी जॉइंट जहाँ पे हमें न मेटल की पीसेस को खराब करना है और ना ही नट बोल्ट को खराब करना है, वहाँ पे हम यूज करते हैं टेम्पररी जॉइंट यानी कि अस्थायी जॉइंट। तो बोल्ट और स्क्रू जो है वो हमारे अस्थायी जोड़ का प्रकार है। ठीक है। अब विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिवेट। तो रिवेट के 3 हिस्से बेसिकली मैंने बताया आपको कि रिवेट का 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है हेड। ठीक है। दूसरा वाला हिस्सा कहलाता है सैंक और तीसरा वाला जो ये हिस्सा है ये कहलाता है टेल। तो कौन कौन से हिस्से हो गए, हेड, दूसरा वाला हिस्सा हो गया हमारा सैंक और तीसरा वाला हिस्सा हो गया टेल। तो हमारे 3 हिस्से तो हो गए हेड, सैंक और टेल। ये सारे हमारे रिवेट के प्रकार है। लेकिन ये जो पॉइंट है ये हमारे रिवेट का प्रकार नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा पॉइंट। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसमें, विच काइंड ऑफ मेटल जॉइनिंग मेथड इज परमानेंट जॉइंट। इनमें से कौन सी धातु को जोड़ने की स्थायी प्रक्रिया है। तो सोल्डरिंग नहीं, सोल्डरिंग हमारा स्थायी जोड़ का प्रकार नहीं है। ब्रेजिंग ये भी नहीं है, रिवेटिंग ये भी नहीं है। तो हमारा जो वेल्डिंग होता है, जैसे हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ चुका है कि जो वेल्डिंग होती है उसमें हमें स्थायी जोड़ मिलते हैं। इसकी इफिशियंसी जो होती है वो 100% तक के हमको मिलती है। हमें 100% स्थायी जोड़ मिल सकता है। तो जो हमें मेटल ज्वाइनिंग का जो परमानेंट ज्वाइन बनाने की प्रोसेस होती है वो वेल्डिंग होती है। अब ये हम आपके लिए एक असाइनमेंट है। ठीक है। उसे आप लोग देख लीजिए। आप लोगों को फास्टनिंग के प्रकार बताने हैं। ठीक है। कौन कौन से प्रकार के फास्टनिंग होती है उसके टाइप बताने हैं। साथ में आपको 5 प्रकार के रिवेट बनाने हैं और उन्हें ड्रॉ करना सीखना है। नेक्स्ट है आपको एप्लीकेशन के आधार पे कितने प्रकार के बोल्ट होते हैं उसे बताना है। समझाना है आपको कि M10 64.8 का क्या मतलब है। और लास्ट में आपको सिम जॉइंट कैसे बनाते हैं और फिर कितने प्रकार के हमें सिम हमने देखे हैं वो हम यहाँ पे बताते हैं। ठीक है।
आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पे खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट जो